Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shakil Awan and I am your maths teacher from Hadaf College Peshawar. स्टूडेंट्स, आज हमने सिक्स चैप्टर में हमने पहला लेक्चर कर चुके थे फैक्टोरियल के बारे में. अब हम नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं. इसमें कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो अगर आपको नहीं पता होंगी तो पूरे चैप्टर में आप लोगों को मसले होंगे. तो एक हमारे पास है एडिशन प्रिंसिपल और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. इन दोनों के दरमियान आप लोगों ने रिकॉग्नाइज करना है ये चीज़ें. कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगा तो उस एग्जांपल्स को आपने अपने जहन में रखना है. अब देखें, आप अगर फ़र्ज़ करें पेशावर से आप लाहौर जाते हो. पेशावर से कहाँ पे जाते हो? चलें, पेशावर से रावलपिंडी, लाहौर दूर हो जाएगा, तो आप पेशावर से रावलपिंडी जाते हो. अब पेशावर से रावलपिंडी जाने के आपको तीन रास्ते बताता हूँ. दो रास्ते तो हमारे पास यही हैं. बाय रोड दो तरीक़ों से जा सकते हो. एक है मोटरवे, एक है जीटी रूट. पेशावर से रावलपिंडी आप जाते हो तो एक तो मोटरवे से जा सकते हो, एक रोड से जा सकते हो. दूसरा तरीका बताता हूँ, बाय एयर जा सकते हो. बाय एयर आप तीन तरीक़ों से जा सकते हो. अपनी एयरलाइन PIA के ज़रिए जा सकते हो. सेकंड, आप गल्फ़ एयरलाइन से जा सकते हो. और कोई तीसरी एयरलाइन है एयर ब्लू से. तो पेशावर से रावलपिंडी आप इस तरीके से भी जा सकते हो. एक तीसरा तरीका बताता हूँ, थर्ड मेथड. आप क्या करते हो, पानी में छलांग लगाते हो दरिया काबल में और वहाँ से तैरते तैरते रावलपिंडी निकलते हो. गुजरता है रावलपिंडी से या नहीं दरिया? अच्छा, सपोज गुजरता है. और दूसरा, ये बोट में बैठ के जा सकते हो. तो ये बाय वाटर, ये ब्लू कलर से बाय वाटर. तो बताएं, पेशावर से रावलपिंडी आप कितने तरीक़ों से जा सकते हो? टोटल नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम पेशावर टू रावलपिंडी. इधर हम लिख देते हैं टोटल ways from Peshawar to Rawalpindi is equal to, देखें दो तरीके तो उसके हैं. दो तरीके कौन से हैं? बाय रोड. तीन तरीके कितने हैं? तीन तरीके उसके हैं बाय एयर और दो तरीके बाय रोड. तो टोटल कितने तरीकों से? 2 + 3 + 2 तो 7. तो पेशावर से रावलपिंडी जाने के टोटल 7 वेज हैं. लेकिन इनमें एक चीज़ आप देखें, आप जिस रास्ते से भी गए आप रावलपिंडी पहुंच गए. आप जिस रास्ते से भी गए आप रावलपिंडी पहुंच गए. आपको रास्ते में रुकना नहीं पड़ा, अपने सफ़र को तोड़ना नहीं पड़ा, आप डायरेक्टली रावलपिंडी पहुंच गए हैं. अब एक और हम क्वेश्चन लेते हैं. इसी क्वेश्चन को, इसको हम एडिशन प्रिंसिपल, जब आप किसी भी काम को करते हो और आप उन काम के जितने भी तरीके हों, हर तरीके से आप वो काम कंप्लीट कर लें, तो उसे हम कहते हैं कि वहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? एडिशन प्रिंसिपल. अब ये हमारे पास कौन सा प्रिंसिपल है? एडिशन प्रिंसिपल. अब एक और क्वेश्चन लेते हैं. एक और क्वेश्चन अपने जहन में रखें कि अगर आप फ़र्ज़ करें पेशावर से कराची जाते हो, पेशावर से कराची जाते हो, तो पेशावर से फ़र्ज़ करें लाहौर, पेशावर से पहले आप रावलपिंडी जाते हो, फिर रावलपिंडी से लाहौर जाते हैं, फिर लाहौर से कराची जाते हैं. तो पेशावर से रावलपिंडी जाने के सपोज़ दो तरीके हैं. जो भी तरीके हैं, दो तरीके हैं. रावलपिंडी से लाहौर जाने के हमारे पास तीन तरीके हैं, तीन रास्ते हैं. सपोज पेशावर से रावलपिंडी जाने के दो तरीके, रावलपिंडी से लाहौर जाने के तीन हैं, फिर लाहौर से कराची जाने के भी आपके पास दो ऑप्शंस हैं. दूसरे कलर से कर लेते हैं. तो लाहौर से कराची जाने के भी हमारे पास दो रास्ते हैं. तो बताएं वेज फ्रॉम पेशावर टू कराची कितने होंगे?
पेशावर से कराची आप कितने अलग अलग तरीकों से जा सकते हो? तो यहाँ पे देखें, इसको एक डायग्राम से मैं आपको करता हूँ। ये आपके पेशावर है। पेशावर से जाने के कितने रास्ते हैं? 2। फिर आप फर्ज करें रावलपिंडी पहुंच गए, आप इस रास्ते से आए तब भी रावलपिंडी पहुंच गए, आप इस रास्ते से आए तब भी रावलपिंडी पहुंच गए हैं। अब आप रावलपिंडी पहुंच चुके हो। रावलपिंडी से आगे कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते। आप इस रास्ते से आए थे, ये ब्लैक वाला कलर पेशावर से रावलपिंडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप रावलपिंडी से लाहौर जाना चाहते हो, तो लाहौर जाने के हमारे पास इधर कितने तरीके हैं? 1 2 3। ये रूट नंबर 1, रूट नंबर 2, रूट नंबर 3। या आप अगर इस रास्ते से आए हैं तो इस रास्ते से भी 3 तरीकों से जा सकते हैं, 1 2 एंड 3। बात समझ आ रही है ना? पेशावर से रावलपिंडी आप या तो इस रास्ते से आओगे या इस रास्ते से। फिर रावलपिंडी से लाहौर या तो इस रास्ते से। रावलपिंडी से लाहौर जाने के आपके पास 3 तरीके हैं, तो ये 3 मेथड। या अगर आप इस रूट से आए हैं तो तब भी 3 मेथड, 3 रास्तों से जा सकते हैं। अब आप रावलपिंडी से कराची जाना चाहते, ये हमारे पास लाहौर है। लाहौर से आप कहाँ जाना चाह रहे हो? कराची जाना चाह रहे हो। तो कराची जाने के कितने रास्ते हैं? इधर देख लें, ये ब्लू वाला कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लाहौर से कराची जाने वाले रास्तों को। तो जब आप इस रास्ते से पहुंचे हैं तब भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, इस रास्ते से पहुंचे हैं तब भी 2 ऑप्शन, इससे भी 2, इससे भी 2, इससे भी 2, इससे भी 2 रास्ते। तो टोटल काउंट करें, मैं इधर काउंटिंग लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पेशावर से कराची जाने के अलग अलग कितने रास्ते हैं? बिल्कुल यूनिक रास्ते कितने हैं? वो 12 हैं। तो यहाँ पे इसको देखें, इसके 2 रास्ते हैं, इसके 3 हैं, इसके 2। लेकिन पेशावर टू कराची कितने रास्ते हैं? नंबर ऑफ वेज में पेशावर टू कराची लिख रहा हूँ, इधर हमने काउंट किया 2। अब इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 3 × 2, तो ये भी 12 बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाना पड़ता है। कौन सा प्रिंसिपल लगाना पड़ता है? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अब ऊपर वाली प्रॉब्लम में और नीचे वाली प्रॉब्लम में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मर प्रॉब्लम एंड द लेटर प्रॉब्लम? इसमें और पहले वाली प्रॉब्लम में क्या फ़र्क है? उस वाले प्रॉब्लम में आप काम के हिस्से नहीं किए, काम को डिवाइड नहीं किया, आप किसी जगह पे रुके नहीं हैं। यहाँ पे हमने क्या है, काम के हिस्से कर दिए हैं। जब आप काम के जब भी हिस्से करोगे वहाँ पे कभी भी एडिशन प्रिंसिपल नहीं लगेगा, वहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो 2 चीज़ें अपने जहन में रखें, काम के हिस्से ना करें तो एडिशन प्रिंसिपल, काम के हिस्से करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। बात समझ आ गई है? ये बार बार मैंने क्वेश्चन में इस चीज़ को यूज़ करना है, तो ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से जहन में बिठा लें। जिसको ये चीज़ समझ नहीं आएगी वो फिर उसको ये क्वेश्चन रट्टा लगाने पड़ेंगे, याद करने ही पड़ेंगे। तो ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, उसके और भी एग्जांपल्स मैं बहुत सी दूंगा। तो जैसे जैसे चैप्टर चलता जाएगा हम और एग्जांपल्स भी करते जाएंगे। तो आए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। अब कुछ प्रॉब्लम्स हम जनरली डिस्कस करते हैं और फिर उसी का एक फार्मूला भी बनाएंगे। तो हम सबसे पहले वही प्रॉब्लम जो हमने 6.1 में की थी उसी को डिस्कस करते हैं, कि लेकिन ज़रा डिफरेंट स्टाइल में, जो हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल करके आए हैं उसकी मदद से। तो यहाँ पे मैंने फ़र्ज़ करें 3 बंदों को 3 चेयर्स पे बिठाना है। कितने बंदों को? 3 बंदों को 3 चेयर्स पे बिठाना है। तो कितने तरीक़ों से बिठा सकता हूँ 3 बंदों को? यहाँ पे हमारे पास है पर्सन्स, यहाँ पे चेयर्स हैं और यहाँ पे वेस। कितने तरीकों से बिठा सकते हैं 3 बंदों को 3 चेयर्स पे? कितने तरीकों से बिठा सकते हैं? 3 पर्सन्स हैं, 3 चेयर्स। तो हमने एक तरीका तो किया था, प्रैक्टिकली हमने 3 बंदे लिए थे। एक बंदे का नाम था ए, एक का बी, एक का सी।
इसी को ए सी बी भी लिख सकते हैं। इसी को बी अगर शुरू में लिखें तो इधर ए और सी लिख सकते हैं, बी को बी सी ए बी और सी बी ए। तो 3 बंदों को 3 चेयर्स पे कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है? इसके अलावा तो किसी तरीके से नहीं बिठाया जा सकता, तो 6 वेज से। अब ये अगर 100 बंदों को 100 चेयर्स पे बिठाना हो तो ये तो बड़ा मुश्किल मेथड हो जाएगा। तो इसके लिए आसान तरीका, बिल्कुल आसान तरीका ये है, आप प्लीज़ अब ज़रा गौर करें। अच्छा, ये मैं चेयर्स बना रहा हूँ, रेड कलर में मैं चेयर्स बना रहा हूँ। ये चेयर नंबर 1 है, ये चेयर नंबर 2 है, ये चेयर नंबर 3 है। तीन चेयर्स हैं और बंदे कितने हैं? कितने आदमी हैं? 3 बंदे हैं, ए बी और सी। ये तीनों बंदे खड़े हुए अपना इंतज़ार कर रहे हैं, इन चेयर्स पे इन्होंने बैठना है। तो हम यहाँ पे एक प्रिंसिपल लगाना चाहते हैं। तो बताएं फर्स्ट चेयर कितने तरीकों से फिल हो सकती है? फर्स्ट चेयर पे या तो ए बैठेगा या बी बैठेगा या सी बैठेगा। फर्स्ट चेयर कितने तरीकों से फिल हो सकती है? 3 तरीकों से। फर्स्ट चेयर 3 तरीकों से फिल हो सकती है, या तो यहाँ पे ए बैठेगा या बी बैठेगा या सी बैठेगा। तो इसके फिल होने के कितने तरीकों से चांसेस हैं? 3। इसके कितने चांसेस हैं? 3। फर्स्ट चेयर को हम 3 तरीकों से फिल कर सकते हैं। जब ये चेयर फिल हो गई, इन तीनों में से ज़ाहिर है किसी न किसी ने तो बैठना है। जब कोई एक बैठ जाएगा तो कितने खड़े बंदों की तादाद कितनी रहेगी? खड़े बंदों की तादाद सिर्फ 2 रह जाएगी। तो इस चेयर पे इन तीनों में से फर्ज करें ए इधर बैठ गया है, तो बी और सी खड़े होंगे। बी और सी खड़े होंगे तो यहाँ पे या तो बी बैठेगा या सी बैठेगा। यानी ज़रूरी नहीं है कि ए बैठे, बी भी बैठ सकता है, सी भी। कोई एक अगर बैठ जाता है तो इसको फिल करने के कितने तरीके हैं? इसको फिल करने के 2 तरीके हैं। जब उन दोनों में से भी कोई एक बैठ जाता है, तो खड़े बंदों की तादाद कितनी रहेगी? सिर्फ 1। तो इस चेयर को एक तरीके से फिल किया जा सकता है। अब ये जो हमने चेयर्स को फिल किया है, ये जो चेयर्स को फिल किया, सबको इकट्ठा तो नहीं बिठा दिया ना। तो जब चेयर्स को 1 बाय 1 फिल किया है तो काम के हमने क्या है किए हैं? हिस्से किए हैं। काम के क्या किए हैं? हिस्से किए हैं। जब भी आप काम के हिस्से करेंगे तो कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? एडिशन लगेगा या मल्टीप्लिकेशन? तो जाहिर है अगर काम के हिस्से ना करें तो एडिशन प्रिंसिपल, और काम के हिस्से अगर करें तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगता है। तो यहाँ पे बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से अगर आप देखें तो वेज कितने आएंगे, इसके तरीके कितने आएंगे, कितनी अरेंजमेंट सोच सकती हैं? 3 × 2 × 1। तो इसी को आप लिख सकते हो 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो या 6 भी लिख सकते हो। तो पहला रिजल्ट लिखवा रहा हूं। फर्स्ट रिजल्ट जो आप लोगों ने याद रखना है वो ये है कि इफ रिजल्ट नंबर 1 इधर लिख लें, अगर मैं पर्सन्स को n से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, n से, और चेयर्स को r से रिप्रेजेंट करता हूं। पर्सन्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? n से। चेयर्स को r से। तो वेज कितने होंगे, अरेंजमेंट्स कितनी होंगी? मैं अपनी आसानी के लिए सिर्फ वेज लिख देता हूं। या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी होंगी? तो वो होगी n अगर r के इक्वल है, n = r है, तो वेज हमारे पास n फैक्टोरियल, ये हमारे पास n फैक्टोरियल के इक्वल आ जाते हैं। अगर इसमें 3 चेयर्स थी, 3 पर्सन्स थे, पर्सन्स और चेयर्स इक्वल हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज 3 फैक्टोरियल है। अब बताएं, इसी की एग्जाम्पल एक कर लेते हैं। बताएं हमारे पास है, फर्ज करें एक टीम में फर्ज करें 11 बंदे हैं। टीम में कितने बंदे हैं? क्रिकेट टीम में 11 बंदे हैं। तो उनको
कितने तरीकों से खिलाया जा सकता है। 11 प्लेइंग पोजीशंस हैं और 11 पर्सन्स हैं। प्लेयर्स कितने हैं इज इक्वल टू 11 है। प्लेइंग पोजीशंस कितनी हैं, वो भी 11 होती है। तो बैटिंग ऑर्डर, डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर्स कितने होंगे, कितने तरीकों से उनके बैटिंग ऑर्डर, बैटिंग ऑर्डर्स। आप लोगों को क्रिकेट अच्छी लगती है तो क्रिकेट की एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखें बैट्समैन कितने हैं हमारे पास, प्लेयर्स कितने हैं, इसको n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको r से, चूंकि केस कौन सा है, n इज इक्वल टू r। तो डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर n इज इक्वल टू r हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल मीन्स 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल बहुत बड़ा नंबर बनता है, ये कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर 11 प्लेयर्स हैं और 11 प्लेइंग पोजीशंस भी हैं तो आप कितने तरीकों से, कितने अलग अलग तरीकों से उन खिलाड़ियों को खेलने के लिए भिजवा सकते हो, उनके बैटिंग ऑर्डर कितने तरीकों से, तो उनके बैटिंग ऑर्डर 11 फैक्टोरियल से चेंज हो सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन थी। फर्स्ट कंडीशन थी कि पर्सन्स और चेयर्स, यानी पर्सन्स और चेयर्स अगर इक्वल हों, प्लेयर्स और प्लेइंग पोजीशंस सेम हों, तो उसके लिए हमारे पास n फैक्टोरियल। याद रखें कि एक बेंच पे आप जब बिठाते हो तो उसके लिए n फैक्टोरियल हमारे पास फॉर्मूला होता है। आए जी नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब एक और टॉपिक लेते हैं। टॉपिक हमारे पास है कि अगर पर्सन्स और चेयर्स इक्वल ना हो, पर्सन्स ज्यादा हो चेयर्स कम हो। केस 2 आप ले सकते हो, इसे कह सकते हैं केस 2। इफ पर्सन्स को हम n कह देते हैं और चेयर्स की तादाद को हम r कह देते हैं, इफ n इज ग्रेटर देन r। अगर n ग्रेटर देन r हो तो फिर क्या होगा। मिसाल, इसके लिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास 6 पर्सन्स हैं या 7 पर्सन्स हैं। ये देखें, A है, B है, C, D, E, F और G। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 पर्सन्स हैं। और चेयर्स हमारे पास कितनी हैं, 3 हैं। चेयर्स हमारे पास उतनी हैं। वन टू थ्री। तो बताएं हम इनको कितने तरीकों से, इनकी कितनी अरेंजमेंट्स बना सकते हैं, कितने तरीकों से बिठा सकते हैं। तो इसके हमारे पास वेज, मैं आसानी के लिए सिर्फ वेज लिखता होता हूं। तो फर्स्ट चेयर पे कितने तरीकों से बिठाया जा सकते हैं, कितने बंदे खड़े हैं, टोटल 7 हैं। तो n इज इक्वल टू, इस केस में n इज इक्वल टू 7 है। चेयर्स की तादाद को r से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, r इज इक्वल टू 3 है। तो फर्स्ट चेयर पे कितने तरीकों से बैठ सकते हैं, या तो A बैठेगा या B या C या D या E या F या G। यानी फर्स्ट चेयर को 7 तरीकों से फिल किया जा सकता है। कितने तरीकों से, 7 तरीकों से। जब ये चेयर किसी एक बंदे से फिल हो जाती है तो खड़े बंदों की तादाद कितनी रहती है, खड़े बंदों की तादाद 6 रह जाती है। तो इसको कितने तरीकों से, 6 वेज से। जब इसमें कोई बंदा बैठ जाता है तो इसको आप 5 वेज से। तो हमारे पास टोटल इनकी अरेंजमेंट जो बनती हैं, तो ये बनती है 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। तो इसके हमारे पास जो मेथड बनते हैं, वेज बनते हैं, अरेंजमेंट्स बनती हैं 7 इंटू 6 इंटू 5। लेकिन इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में ज़रा करें। बताएं इस घर का सबसे छोटा बच्चा कौन सा है, जाहिर है 5 है। तो 5 से 1 साल छोटा कौन सा होगा, 5 से 1 साल छोटा 4 होगा। तो इसी को आप लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी और 4 फैक्टोरियल से डिवाइड भी। 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और 4 फैक्टोरियल से डिवाइड
तो बताएं ऊपर वाली वैल्यू किसके इक्वल होगी? ऊपर सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास 7। तो आपको पता है 7 6 5 4 3 2 1, इसे 4 3 2 1 कह सकते हैं ना। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। लेकिन 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब जरा देखें इसमें 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? n को। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? r को। तो n माइनस r फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ these persons on 3 chairs is equal to, ये हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। लेकिन इसी को एक और तरीके से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह भी लिखते हैं। इसी को आप लिखते हो NPR। क्या लिखते हो? n परमुटेशन r। इसी को n परमुटेशन r से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हमारे पास अगर पर्सन्स ज़्यादा हों और चेयर्स कम हों, पर्सन्स ज़्यादा हों और चेयर्स कम हों, तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला, अगर इक्वल हो तब भी होता है, लेकिन वो फ़िलहाल मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन ग्रेटर के लिए मैंने ये बना दिया है। NPR का फार्मूला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे जो हमने डिराइव किया है वो ये है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका फार्मूला क्या है, n परमुटेशन r का फार्मूला क्या है, तो ये फार्मूला बनता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अगर बंदे ज़्यादा हों और चेयर्स कम हों। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर केस ये आ जाए कि अगर बंदे कम हों और चेयर ज़्यादा हों, बंदे कम हों और चेयर ज़्यादा हों, अगर पर्सन्स चेयर से ज़्यादा, तो याद रखें जो चीज़ बड़ी होगी तो उसको हमेशा n लेना है, जो चीज़ छोटी होगी उसको हमेशा r के इक्वल लेना है। तो अगर फ़र्ज़ करें बंदे हमारे पास 3 हैं और चेयर्स हमारे पास 7 हैं, बंदे 3 हैं और चेयर 7 हैं, तो तब भी फार्मूला यही लगेगा, लेकिन n और r की वैल्यू खाली चेंज कर देनी है। तो आए इससे नेक्स्ट डिस्कशन के लिए हम बोर्ड नंबर 1 की तरफ जाते हैं। अच्छा, फर्दर देखें इसमें हम क्या करते हैं। हमने फार्मूला तो अब देखें 2 फार्मूले कर लिए, साथ साथ उसको रिपीट किया करें फार्मूलों को। अगर n पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पर्सन्स। r किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? चेयर्स। वैसे ही पहला केस ये है, इफ n इज इक्वल टू r है तो हमारे पास अरेंजमेंट्स कितनी हो जाएंगी? अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। अगर n r के इक्वल है तो अरेंजमेंट्स की तादाद n फैक्टोरियल। इफ n ग्रेटर देन और इक्वल टू r हो, तो इक्वल टू r के लिए भी ये, तो अरेंजमेंट्स की तादाद ARR से मुराद है अरेंजमेंट्स या वेज या नंबर ऑफ वेज टू राइट दीज थिंग्स। तो टोटल अरेंजमेंट्स, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ARR लिख रहा हूँ। ARR से मुराद अरेंजमेंट्स। तो अरेंजमेंट्स, डिफरेंट अरेंजमेंट्स या परमुटेशंस भी इसको कहते हैं, वो कितनी होंगी? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। इसी को आप शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? NPR। तो ज़रा NPR की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर फ़र्ज़ करें NPR की प्रैक्टिस इस लिहाज से कि इधर हम लिख देते हैं प्रैक्टिस। अगर n इज इक्वल टू फ़र्ज़ करें 6 है और r इज इक्वल टू 4 है, r इज इक्वल टू फ़र्ज़ करें 2 है, n 6 है और r 2 है, तो आप इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो 2 मेथड बता रहा हूँ, एक फार्मूला मेथड और एक रिवर्स मेथड। पहला मेथड कौन सा है? फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। वो आपसे कहते हैं कि NPR कैलकुलेट करें।
n की वैल्यू 6 है, r की वैल्यू 2 है, तो n p r कैलकुलेट करें। तो फर्स्ट मेथड ये है, फार्मूला मेथड क्या कहते हैं, n p r का आप फार्मूला लगाएं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये आपने लगा दिया। अब n फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो इसी को फर्दर 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, इसी को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाता है 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से कैंसिल, तो 6 5s आर 30। इसको 3 तरीकों से किया जा सकता है। एक फार्मूला मेथड से किया जा सकता है, फार्मूले में वैल्यूज पुट की, आपके पास आंसर आ गया। दूसरा मेथड हमारे पास है रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड क्या है, आप NPR फाइंड करना चाह रहे हो, यानी NPR, n से मुराद है 6, P2 फाइंड करना चाहते हो, तो रिवर्स मेथड इंतहाई आसान है। आमतौर पे MCQs में या बहुत बड़े क्वेश्चन में भी मैं रिवर्स मेथड यूज़ कर देता हूँ। रिवर्स मेथड क्या होता है, इस 6 को 2 टाइम्स पीछे ले जाएं। 6 को कितने टाइम्स पीछे ले जाएं, 2 टाइम्स। तो 6 को 2 टाइम्स, आपको जब प्रेप क्लास में आप लोग होते थे तो आपको मैडम कहती थी 100 से लेके 1 तक लिखें, तो 100, 99, 98, 97 वो आप लिखते थे ना। तो आपको 6 को रिवर्स साइड पे ले जाएं, लेकिन 2 टाइम्स ले जाएं, तो 6 इंटू 5, तो बताएं क्या आ गया 30। बताएं कौन सा मेथड अच्छा है, रिवर्स मेथड या ये वाला। दोनों से रिजल्ट एक ही आता है, इससे भी रिजल्ट 30 आता है, उससे भी रिजल्ट 30 आता है। पहला मेथड फार्मूला मेथड, दूसरा मेथड रिवर्स मेथड, थर्ड मेथड हमारे पास है बाय कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में आप सबसे पहले आप 6 लिखें, फिर NPR का बटन कैलकुलेटर में होता है, बाद वक्त शिफ्ट से यूज़ होता है। 6 लिखें, फिर NPR का बटन दबाएं और फिर 2 दबाएं और फिर इक्वल का साइन दबाएं, तो आप हैरान हो जाओगे, आपके पास क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो उससे भी रिजल्ट हमारे पास 30 ही आएगा। तो आपको ये यूज़ करना आना चाहिए। क्या चीज़ यूज़ करनी आनी चाहिए कि ये किस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो आए फर्दर, उसके लिए फर्दर क्वेश्चंस के लिए हम बोर्ड नंबर, कौन सा बोर्ड होगा, बोर्ड नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखें तो कहते हैं 6 परमुटेशन 6 फाइंड करें। 6 परमुटेशन 6 फाइंड करें, तो 6 परमुटेशन 6 फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले फार्मूला लगाते हैं। NPR, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। NPR का फार्मूला क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। NPR का फार्मूला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, हियर n इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 6। तो इन क्वेश्चन से आप लोगों ने रिजल्ट्स भी डिराइव करने हैं, MCQs में पूछे जाते हैं। तो इसमें मैं पुट कर देता हूँ 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल तो अपनी जगह पे है और 6 माइनस 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, तो हमारे पास आ जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करें, 1 आती है। इसका मैं प्रूव भी करवाऊंगा अभी कि ये कैसे 1 आता है। तो इसमें 6 माइनस 6 फैक्टोरियल 1 के इक्वल है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो इससे एक रिजल्ट आता है जो रेड कलर में मैं लिख रहा हूँ, ये आप या ब्लू कलर में लिख देता हूँ। ये याद रखें कि पहला रिजल्ट हमारे पास ये है। ये जो भी ब्लॉक्स बना रहा हूँ ये आपको याद होने चाहिए। NPN हो ये और ये इक्वल हो, तो ये हमेशा किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल। ये देख लें ऊपर और नीचे सेम नंबर था, तो वो हमारे पास क्या आ गया, ये दूसरा रिजल्ट। दूसरा ब्लॉक बना रहा हूँ, आपको ये बताया है कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ये कैसे 1 होता है अभी नहीं बताया, लेकिन अभी आपको मैं बता दूंगा कि 0 फैक्टोरियल कैसे
इक्वल आता है, फिलहाल इधर हम यूज करते हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, वो आपसे कहते हैं 20p2, 20 परमुटेशन 2, परमुटेशन का लफ्ज परम्यूट करना, जगह चेंज करने को कहते हैं, ये कैलकुलेट करना है। तो आप फार्मूला लगाएं, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। हेयर n की वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू 20, r की वैल्यू क्या है 2, n की वैल्यू 20 है, r की वैल्यू 2 है, इसमें पुट कर दें तो देखें 20p2 इज इक्वल टू 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 20 फैक्टोरियल को 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। 18 तक क्यों गए, क्योंकि नीचे 18 आ रहा है, 18 फैक्टोरियल। तो ये दोनों आपस में कैंसिल, तो 19 2s आर 38, 380 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी का थर्ड पार्ट देखें, इसी का थर्ड पार्ट आप देखें तो थर्ड पार्ट में आपसे कहते हैं 16p3 फाइंड करें, 16 परमुटेशन 3 फाइंड करें। तो 16 परमुटेशन 3 के लिए आप पहले फार्मूला लगाएं। NPR का फार्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल, मैं बार बार इसलिए लिखवा रहा हूं कि आपको याद हो जाए, इधर ही याद हो जाए, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो NPR, n की वैल्यू है हमारे पास हेयर n इज इक्वल टू 16, r इज इक्वल टू 3। तो जी इसमें पुट कर दें 16p3 परमुटेशन 3, 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3 फैक्टोरियल। 16 माइनस 3 13, तो इसको 13 तक ले जाएं, 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 इंटू 15 इंटू 14। इसका आंसर आप कैलकुलेटर से लिख लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा, इसका फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है NP5 इज इक्वल टू n परमुटेशन 5 इज इक्वल टू 56 NP3। इसी को इसके आगे मैं लिख रहा हूं। अच्छा, इसी के चले नीचे लिखता हूं, तो ये इसको रिवर्स मेथड में लिखें। रिवर्स मेथड मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, रिवर्स मेथड हम यूज करते हैं। इसको कितने टाइम्स पीछे ले जाएंगे, 5 टाइम्स। तो इम्प्लाइज दैट n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, n को 5 टाइम्स पीछे ले गए, 56 अपनी जगह पे। NP3 का मतलब है n को कितने टाइम्स पीछे ले जाएं, 3 टाइम्स। तो ये n माइनस 1, n माइनस 2, इसको 3 टाइम्स आप पीछे ले गए। अब दोनों साइड पे अगर आप देखें तो कुछ चीज़ें कैंसिल होती हैं, n के साथ कैंसिल, n माइनस 1 n माइनस 1 से, n माइनस 2 n माइनस 2 से। तो इम्प्लाइज दैट n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इज इक्वल टू 56 है। तो 56 को आप क्या लिख सकते हो, 56 को दो नंबर्स की प्रोडक्ट में लिखो, दो नंबर्स की प्रोडक्ट में जिनमें डिफरेंस 1 हो। तो 56 को 8 7s आर 56 लिख सकता हूँ, 8 7s आर 56। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, n माइनस 3 बड़ा है, उन दोनों में कौन सा बड़ा है, 8। तो बड़ा बड़े के इक्वल होगा, छोटा छोटे के इक्वल। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, n माइनस 3 इज इक्वल टू 8, n minus 3 is equal to 8 implies that n minus 3 is equal to 8 implies that n is equal to 8 plus 3 11। फर्स्ट पार्ट में किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी थी, n की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने आसानी से फाइंड कर ली। फार्मूले की वजह मैंने कौन सा मेथड यूज़ किए है, रिवर्स मेथड। 3 मेथड मैंने बताए थे, पहला मेथड फार्मूला, दूसरा मेथड रिवर्स मेथड, तीसरा बाय कैलकुलेटर।
तो तीनों मेथड आपको आने चाहिए। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट है NP5 इज इक्वल टू 9 टाइम्स n-1p4। तो NP5 का मतलब क्या है, n को 5 टाइम्स पीछे ले जाना है, तो implies that n-1, n-2, n-3, n-4। देखें 1 2 3 4 5 दफ़ा हम रिवर्स में चले गए, इज इक्वल टू 9। अब इसको पीछे ले जाना है 4 टाइम्स, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है, n-1 से। तो ये हम n-1, n-2, n-3 और n-4, 1 2 3 4 दफ़ा। तो आप ये देखें n-4 इससे कैंसिल, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो ये तो शराफत इस पे ख़त्म है। ये कितना शरीफ क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही आंसर आ गया है। n की वैल्यू 9 आ गई। अब लास्ट वाला थर्ड, हर क्वेश्चन शरीफ नहीं होता। अब ये क्वेश्चन ज़रा देखें, n²p2 इज इक्वल टू, इसको देखें n² को कितने टाइम्स पीछे ले जाना है, 2 टाइम्स, और ये किसके इक्वल है, 600। दिस इज इक्वल टू 600। तो इसी को लिख सकता हूं n² इंटू n² माइनस 1 इज इक्वल टू 600। n² इंटू n² माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स में पीछे ले गया हूं रिवर्स मेथड से। अब 600 को आप देखें, एलसीएम वाला मेथड तो बच्चे को पता है, मेरा छोटा बेटा भी बड़े आराम से ये कर लेता है। तो 600 के आप फैक्टर बनाएं, 300, 2 पे जाएं तो 150, फिर 3 पे तो 50 आते हैं ना, 5 3s are 15 जी। फिर 5 से 5 10s are और 2 5s are। तो बहरहाल आगे पीछे कर लिए, लेकिन ये हमारे पास आ गया है 2 2s are 4। ये जिनको मिलाया है इसको देखें, इससे कितना बनता है, 2 3s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24। और इन दोनों को मिलाते हैं, ये अरेंजमेंट ज़रा देख लें। अदरवाइज अगर इस तरह ना करूं तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी पड़ता है, इसका लेंथी मेथड भी है। तो इसी को आप 25 इंटू 24 लिख सकते हो, n² इंटू, बताएं इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, n², और इन दोनों में बड़ा 25। तो इसका मतलब है n² किसके इक्वल हो जाएगा, 25। तो implies that n² is equal to 25, implies that n is equal to plus minus 5। तो n की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी थी, वो n की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बस इसमें मैंने ये बताया था कि फैक्टोरियल, इसमें फैक्टोरियल शायद नहीं बताया, इसमें आपको क्या चीज़ बताई थी कि नंबर ऑफ़ पर्सन्स और नंबर ऑफ़ चेयर्स अगर इक्वल हो तब क्या फार्मूला बनता है, और अगर इक्वल ना हो तब कौन सा फार्मूला बनता है। तो बाकी काम के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे। थैंक यू।